गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड इवनिंग टू ऑल। मेरा नाम अनिकेत वासने है और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनिकेत एकेडमी ऑफिशियल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्जीक्यूटिव प्रमोशन रूल्स एंड क्राइटेरिया के बारे में। इसका मतलब होता है कि आप अगर फर्स्ट ईयर में हैं और आपकी ओवरऑल फर्स्ट ईयर में 3 बैक हैं, तो आप अगले ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए प्रमोट कर दिए जाते हैं। लेकिन जिनकी 7 बैक हैं फर्स्ट ईयर में या 5 बैक हैं, ठीक है, या उससे ज़्यादा बैक हैं, तो उनकी ईयर बैक लग जाती है। यानी कि उनको वो एंटायर ईयर दोबारा करना होता है, रिपीट करना होता है। यानी कि दोबारा उसमें पढ़ना होता है, उस ईयर में दोबारा उन्हें करनी पड़ती है। ठीक है, तो करनी पड़ती है वो ईयर दोबारा से, जिनकी ईयर बैक लग जाती है। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे और इसमें एक चीज़ के बारे में और बात करेंगे, ईयर बैक कैसे लगती है। दोस्तों, आपने ईयरबैग के बारे में सुना होगा। ईयरबैग का मतलब ये होता है कि आप जिस ईयर आप जिस ईयर में हैं, वो ईयर आपने ख़त्म कर लिया, यानी कि उसमें आपने दोनों सेमेस्टर पढ़ लिए। ठीक है, आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट में दिख रहा है कि आप लोगों की 7 बैक हैं, आपकी 5 बैक हैं ओवरऑल ईयर में। ठीक है, अगर आपकी 7 बैक है तो आपका जो ईयर होता है वो रिपीट हो जाता है। यानी कि आपको वो साल दोबारा करनी होती है, दोनों सेमेस्टर आपको दोबारा पढ़ने होते हैं ईयर बैक वाले बच्चों को। ठीक है, और जिनकी 3 बैक होती हैं या 2 बैक होती हैं किसी भी ईयर में, ओवरऑल ईयर में, तो उनको नेक्स्ट ईयर के लिए प्रमोट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये मतलब होता है ईयर बैक का। और इसमें हम कैरी ओवर एग्ज़ाम्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि बैक पेपर, जिसको आप बैक पेपर भी कहते हैं, और वो शॉर्ट में COP भी कहा जाता है, COP भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें और ये किस सेम में देने होते हैं और कब देने होते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो बिल्कुल भी देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं एग्जीक्यूटिव प्रमोशन स्लैश पासिंग रूल ईयर बैक रूल फॉर बीटेक 2024। मतलब अब हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव प्रमोशन क्या होता है और पासिंग रूल क्या है, यानी कि ईयर बैक रूल क्या है बीटेक के लिए 2024 में। तो सबसे पहला तो इसमें बात करेंगे, दिस इज़ मोर ऑफ्टन आस्क्ड बाय टेक स्टूडेंट्स। इसमें बात की जा रही है टेक स्टूडेंट के बारे में। मतलब टेक स्टूडेंट से पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द रूल्स फॉर प्रमोशन। मतलब प्रमोशन के क्या रूल्स होंगे, रूल्स ऑफ प्रमोशन क्या होंगे, रूल्स ऑफ प्रमोशन क्या हैं टू नेक्स्ट एकेडमिक ईयर। अगले एकेडमिक ईयर में जाने के लिए रूल्स ऑफ प्रमोशन क्या है, और व्हाट इज़ द क्राइटेरिया टू अवॉइड ईयर बैक, और क्या क्राइटेरिया है ईयर बैक को अवॉइड करने का, एंड व्हाट आर द रूल्स फॉर कैरी ओवर एग्ज़ाम, और क्या रूल्स हैं कैरी ओवर एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे इन सब के बारे में जो मैंने पढ़ा अभी। वेल हियर इन दिस आर्टिकल, अगर हम इस आर्टिकल की बात करें तो वी शैल ट्राई टू कवर, हम कोशिश करेंगे कि ऑल द क्वेश्चंस, जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं ऊपर, वो सब इसमें कवर हो पाएँ इस आर्टिकल में। एंड मेक श्योर दैट, और हमें श्योर होना चाहिए कि जो हमारे डाउट्स हैं वो क्लियर हों एकदम। ठीक है, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी करेंटली फॉलो द सिस्टम। अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है वो करेंटली एक सिस्टम को फॉलो करती है, विच वी विल डिस्कस बिलो, जो कि डिस्कस किया गया है नीचे, टू अलॉट पास और फेल स्टेटस टू एनी स्टूडेंट। मतलब किसी भी स्टूडेंट का फेल स्टेटस और पास स्टेटस क्या है, उसे क्यों अलॉट किया जाता है, ये डिस्कस किया है नीचे। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट का। रीड द बिलो पॉइंट्स, अगर हम नीचे के पॉइंट्स को, मतलब नीचे जो पॉइंट्स रखे हैं उसको अगर हम पढ़ें, तो उसमें टू नो अबाउट द सिस्टम, तो हमें इस सिस्टम के बारे, मतलब ये सिस्टम क्या है उसके बारे में पता चलेगा। एंड व्हाट आर द आउटकम, और इसके आउटकम्स क्या हैं फॉर द सेम। ठीक है, अब नीचे आते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका, एक मिनट, सबसे पहला पॉइंट है आपका ये, अ स्टूडेंट मस्ट स्कोर अ मिनिमम ऑफ 30 मार्क्स। मतलब कोई भी स्टूडेंट है, उसने स्कोर किया
मिनिमम ऑफ 30 मार्क्स इन बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्स और ई सब्जेक्ट। मतलब हर एक सब्जेक्ट, मतलब कोई भी एक सब्जेक्ट में थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जाम्स दोनों में ही उसने 30 में से मिनिमम स्कोर किया किसी भी स्टूडेंट ने, ठीक है। पहला तो ये पॉइंट है। दूसरा क्या है, टू अवॉइड ईयर बैग। अगर हम ईयर बैग को हटा दें, ईयर बैग के बारे में भी ना सोचें, अगर हम ईयर बैग को अवॉइड करते हैं, यानी कि उसको नहीं देखते हैं, छोड़ देते हैं उसको, तो स्टूडेंट को क्या नीड होती है, स्टूडेंट नीड्स टू क्लियर एटलीस्ट 5 आउट ऑफ द 10 सब्जेक्ट इन ईच सेमेस्टर। मतलब हर एक सेमेस्टर में 10 सब्जेक्ट में से उसको एटलीस्ट 5 सब्जेक्ट उसके क्लियर होने चाहिए। यानी कि उसमें कम से कम 5 सब्जेक्ट में वो क्लियर होना चाहिए। एटलीस्ट 5, या तो 5 में क्लियर हो सकता है या फिर उससे ज़्यादा सब्जेक्ट में क्लियर होना चाहिए। ये स्टूडेंट की नीड होती है, ठीक है, हर एक सेमेस्टर में। अब तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। इफ़ अ स्टूडेंट फेल्स इन मोर देन 5 सब्जेक्ट। अगर कोई स्टूडेंट 5 सब्जेक्ट से ज़्यादा में फेल हुआ है ड्यूरिंग अ सेमेस्टर के दौरान, दे विल बी गिवन अ ईयर बैग। तो उसको क्या गिवन होती है, ईयर बैग उसकी लग जाती है। मतलब उसकी ईयर बैग लग जाती है अगर उसके 5 सब्जेक्ट से ज़्यादा में वो अगर फेल है सेमेस्टर के दौरान, ड्यूरिंग अ सेमेस्टर, तो दे विल बी गिवन अ ईयर बैग। तो उसकी ईयर बैग लग जाती है एंड विल लीड टू रिपीट द एंटायर सेमेस्टर। और उसे वो पूरा सेमेस्टर रिपीट करना पड़ता है, और उसकी नीड होती है रिपीट करने की। मतलब उसका जो सेमेस्टर है वो दोबारा करना पड़ेगा उसे, अगर उसकी 5 सब्जेक्ट से ज़्यादा में बैक है, ठीक है। तो उसे वो सेमेस्टर उसका रिपीट हो जाएगा, यानी कि उसे वो सेमेस्टर दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है। और उसकी ईयर बैक भी लग जाएगी, यानी कि उसको वो साल दोबारा करनी पड़ेगी, ठीक है। अब चौथे पॉइंट की बात कर लेते हैं। इट इज़ नॉट इनफ नाउ। ये आपके लिए इनफ नहीं है, काफ़ी नहीं है फॉर अ स्टूडेंट टू नॉट गेट अ ईयर बैक। कि कोई भी स्टूडेंट है वो नहीं चाहता कि उसकी कोई ईयर बैक हो, वो नहीं चाहता कि कोई उसकी ईयर बैक हो। चाहे वो लड़का भी हो सकता है, चाहे वो लड़की भी हो, दोनों में से कोई नहीं चाहेंगे कि उनकी ईयर बैक हो, ठीक है। मस्ट हैव टू क्लियर एट लीस्ट, और मस्ट हैव टू क्लियर एट लीस्ट 5 सब्जेक्ट। मतलब उनके 5 सब्जेक्ट क्लियर होने चाहिए एटलीस्ट। मतलब कि 5 सब्जेक्ट में उनकी बैक नहीं होनी चाहिए, 5 सब्जेक्ट में पास होने चाहिए, ठीक है। आउट ऑफ 10 सब्जेक्ट, 10 सब्जेक्ट में से, ठीक है। टोटल सेमेस्टर में 10 सब्जेक्ट, मतलब दोनों सेमेस्टर की बात कर लें तो दोनों सेमेस्टर में 10 सब्जेक्ट होते हैं, 5 एक में 5 एक में, ठीक है। तो 10 सब्जेक्ट में से उसके 5 सब्जेक्ट, एटलीस्ट 5 सब्जेक्ट उसके क्लियर होने चाहिए, यानी कि उसमें वो पास होना चाहिए, ठीक है। फ्रॉम सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2, दो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों कंबाइन करके, ठीक है। इफ ही शी इज़ अनेबल टू डू सो। चाहे चाहे कोई छात्र है, चाहे कोई छात्रा है, वो अनेबल हैं कुछ भी करने को। मतलब वो कुछ भी नहीं कर सकते, देन दे विल गेट एन ईयर बैग। अगर उनके पास ईयर बैग है तो वो कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। वो दोनों में से कोई भी कुछ नहीं कर सकता अगर उसकी ईयर बैग है, उन दोनों की ईयर बैग अगर उनके पास है तो, ठीक है। ये थे आपके 4 पॉइंट मेन। अब आगे बात करते हैं 5वें पॉइंट की तरफ चलते हैं, ठीक है। 5वें पॉइंट में बात कर लेते हैं दोस्तों। एग्जीक्यूटिव प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़। एग्जीक्यूटिव प्रोवाइड करता है कुछ अपॉर्चुनिटीज़ स्टूडेंट्स के लिए, कि वो जिसमें वो फेल हुए हैं, जिस सब्जेक्ट में वो फेल हुए हैं, उनको वो रेक्टिफाई कर सकें। यानी उन थ्रू सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स, मतलब सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स के थ्रू वो अपने फेल सब्जेक्ट को रेक्टिफाई कर सकें। ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स को। यानी कि जैसे मान लीजिए आपने कोई पेपर दिया, आप सेमेस्टर एग्ज़ाम चल रहे हैं, आपकी किसी में बैक आ गई, ठीक है। आपकी उसमें बैक आ गई, तो आप क्या करेंगे कि आप उसको दोबारा, या देखो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो आप रीचेक कराएंगे अपनी कॉपी कि भाई मेरे मार्क्स कम कैसे आ गए, मैं तो बहुत अच्छे से पढ़ के गया था और मेरा बहुत अच्छा पेपर गया था, तो मैं फेल कैसे हो गया इसमें, है ना, मेरी बैक कैसे लगी है। तो आप रीचेक करा सकते हैं, या फिर आप बैक पेपर दे सकते हैं, यानी कि कैरी ओवर एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। वो भी ऐसे मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर में हैं, आपकी फर्स्ट सेम में बैक आ गई, ठीक है।
तो आप फर्स्ट सेम की बैक आ गई तो आप सेकंड सेम में उसका पेपर नहीं दे सकते। आपको अगले साल, अगले ईयर, नेक्स्ट ईयर में आपको थर्ड ईयर में, वो थर्ड ईयर की जब पढ़ाई स्टार्ट होगी आपकी, तो उसमें आप उसमें आप बैक का फॉर्म भरेंगे। बैक का फॉर्म भरा जाता है अगले ईयर में जाके, मतलब ऑड का ऑड में, इवन का इवन में। अगर ऑड में आपकी बैक आई है तो आप ऑड में ही देंगे उसका पेपर, इवन में बैक आई है तो आप इवन में देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप ऑड में बैक आई है तो आप इवन में दे रहे हैं, और इवन की बैक आई है तो आप ऑड में दे रहे हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब ये है। तो आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स के थ्रू थ्रू उनके बदौलत आप अपने फेल सब्जेक्ट को रेक्टिफाई कर सकते हैं, यानी कि जिसमें फेल हुए हैं उसका आप पेपर दोबारा देकर उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी देता है एग्जीक्यूटिव आपको। ठीक है, अब छठे पॉइंट की बात कर लेते हैं। एडिशनली स्टूडेंट्स कैन ऑप्ट फॉर इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम। एडिशनली जो मतलब कुछ एडिशनली स्टूडेंट्स जो हैं उनके पास एक ऑप्शन होता है कि अपने एग्ज़ाम्स को इम्प्रूव कर सकें, मतलब जो एग्ज़ाम वो दे रहे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें। ये ऑप्शन होता है स्टूडेंट्स के पास, टू इन्हांस देयर स्कोर। अपने स्कोर को इन्हांस करना, यानी अपने स्कोर को अच्छे से अच्छा बनाना, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना इन द सब्जेक्ट्स में दे हैव ऑलरेडी पास, जिसमें वो पास्ड है, जिसमें वो ऑलरेडी पास्ड है। ठीक है, जिसमें वो ऑलरेडी पास्ड है। ठीक है, जिनमें ऑलरेडी पास है उसमें कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन जिसमें उनकी बैक आई है उसका वो दोबारा पेपर देकर अब स्कोर अच्छा कर सकते हैं, स्कोर और बढ़िया ला सकते हैं, इन्हांस करते हैं अपने स्कोर को। ठीक है, ये मतलब है इस पॉइंट का। अब सातवें पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, द ईयर बैक रूल। ईयर बैक रूल जो है वो सब स्टूडेंट्स पे अप्लाई होता है, सब स्टूडेंट्स पे अप्लाई होता है ईयर बैक रूल, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द प्रीवियस सेमेस्टर परफॉर्मेंस। किसकी इर्रेस्पेक्टिव होता है ये? प्रीवियस सेमेस्टर की जो परफॉर्मेंस होती है उसके इर्रेस्पेक्टिव होता है। दिस दिस इंश्योर्स दैट दिस इंश्योर्स दैट एवरी स्टूडेंट मीट्स द नेसेसरी एकेडमिक स्टैंडर्ड। ये इंश्योर रखना है हमें कि हर एक स्टूडेंट नेसेसरी एकेडमिक स्टैंडर्ड्स से मिलता है। मीट का मतलब होता है मिलना, मतलब नेसेसरी एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को पढ़ता है, समझता है, उनसे मिलता है हर एक स्टूडेंट, जिससे कि उस टू प्रोग्रेस इन द बीटेक प्रोग्राम, मतलब किसी भी प्रोग्राम में अगर वो एडमिशन लिया हुआ है तो उसमें प्रोग्रेस करने के लिए जो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स होते हैं, नेसेसरी एकेडमिक स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनके साथ उसको मिलना होता है, घुल मिलना होता है, उनके बारे में समझना होता है ना, हर एक स्टूडेंट को, चाहे वो किसी भी प्रोग्राम में हो, चाहे वो बीटेक में हो, चाहे बीबीए में हो, चाहे बीसीए, चाहे एमएससी, चाहे एमबीए, किसी भी कोर्स में हो। ठीक है, किसी भी कोर्स में हो उसके लिए नेसेसरी एकेडमिक स्टैंडर्ड्स ज़रूरी होता है कि वो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को समझे कि क्या होते हैं एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, किसी भी यूनिवर्सिटी के, किसी भी कॉलेज के, किसी भी स्कूल के। ठीक है, ये इसका मतलब है। अब हम बात करते हैं आगे। अब हम सो इफ़ यू हैव क्वालिफाइड द कंडीशंस, जो अब कंडीशंस थी वो क्वालिफाई हो रही हैं, क्वालिफाइड है वो जो ऊपर कंडीशंस है, यानी कि देन यू आर क्लियर। अगर वो सारी कंडीशंस अगर आप में क्वालिफाई हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि आप क्लियर पास हैं, एंड यू विल बी प्रमोटेड नेक्स्ट ईयर, और आप नेक्स्ट ईयर में प्रमोट किए जाएंगे अगर आप क्लियर पास हैं तो, मतलब आपकी एक भी बैक नहीं है किसी भी सेमेस्टर में, आप ऑल क्लियर हैं तो आप अगले ईयर में प्रमोट कर दिए जाएंगे। और जो ऊपर की जो कंडीशंस है, अब कंडीशंस अभी जो हमने पढ़ी 7, वो क्वालिफाइड कंडीशंस हैं, यानी कि वो अगर आप पे क्वालिफाई हो रही हैं तो आप क्लियरली पास हैं। ठीक है, और आप नेक्स्ट ईयर में प्रमोट किए जाएंगे। ठीक है, अब आता है इसमें दो दो कंडीशंस में और आती हैं, पास और फेल। पास में बात कर लेते हैं। इफ स्टूडेंट्स गेट फुल क्रेडिट्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स, तो जितने भी उसके सब्जेक्ट हैं, कोई भी स्टूडेंट है उसके जितने भी सब्जेक्ट हैं, इंक्लूडिंग चाहे वो थ्योरी सब्जेक्ट हो चाहे वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो, उसमें अगर उसने फुल क्रेडिट अगर उसको मिले हैं, फुल क्रेडिट उसने गेट किए हैं, ठीक है, तो एज ए स्टूडेंट को हम डिक्लेयर करते हैं एज अ पास, कि वो स्टूडेंट पास है, क्लियर है, ऑल क्लियर है। ठीक है, उसको हम डिक्लेयर करते हैं एज अ पास स्टूडेंट, कि वो पास हो गया। अब फेल का क्या मतलब होता है? इधर स्टेटस अलॉटेड,
जो आपका स्टेटस है वो अलॉटेड होता है, यानी कि आपको अलॉट किया जाता है इन योर रिजल्ट। आपके रिजल्ट में जो आपका स्टेटस होता है, जो बच्चे फेल होते हैं, फेल स्टेटस जिनका होता है, वो आपके रिजल्ट में अलॉट किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि दैट हैव टू रीअपीयर। इसका मतलब ये होता है कि आप जिसमें आपकी बैक है उसमें आप दोबारा से रीअपीयर होंगे। आपको रीअपीयर करना मतलब आप दोबारा उसका पेपर देंगे। आपकी उसमें बैक आई है, आप उसका दोबारा पेपर देंगे, लेकिन सेम एकेडमिक ईयर में ही आप उसका एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। एंड यू विल नॉट बी प्रमोटेड नेक्स्ट ईयर, और आप नेक्स्ट ईयर अगले साल के लिए आप प्रमोट नहीं किए जाएंगे जब तक आप उसको क्लियर नहीं कर लेते। आप उस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर लेते तब तक आप नेक्स्ट ईयर में प्रमोट नहीं किए जाएंगे। दिस इज आल्सो नोन एज ईयर, जिसको हम कहते हैं ईयर बैग। जब तक ईयर बैग मैंने को बताया था कि अगर आपके दोनों सेमेस्टर मिलाकर 7 बैग हैं या 5 बैग हैं, उससे ज़्यादा बैग हैं, तो उसको ईयर बैग कहा जाता है। यानी कि आपको वो ईयर दोबारा करनी पड़ेगी, एंटायर ईयर आपको दोबारा करनी पड़ेगी, दोबारा आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, दोनों सेमेस्टर का आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैंने आपको ईयर बैग पहले बता दिया था, क्लियर हो गया होगा ईयर बैग क्या होती है। और स्टूडेंट्स हु मे बी स्ट्रगलिंग टू पास देयर एग्जाम, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि स्ट्रगलिंग करते हैं, जो हमारे जिनमें उनकी बैक आई होती है एग्जाम्स में, उसको पास करने के लिए स्ट्रगल करते हैं कि हे भगवान हे भगवान हम उसमें जो हमारे एग्ज़ाम में जो हमारा जिसमें बैक आई है उसमें हम क्लियर हो सकें, उसमें उसको हम पास कर सकें। भले ही पासिंग मार्क्स ही ला पाएँ या उससे ज़्यादा ला पाएँ, बस पास हो जाएँ उसमें कैसे भी, ठीक है। तो कुछ यूज़फुल टिप्स हैं जो कि नीचे कंसिडर की गई हैं। क्या है? अटेंड क्लासेस रेगुलरली एंड टेक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स। मतलब आप क्लासेस जो आपकी कॉलेज में चलती हैं, ठीक है, उनको आप अटेंड कीजिए रेगुलरली कॉलेज जाइए, अटेंड कीजिए एंड टेक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, और कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स को लीजिए अपने टीचर से, टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं उसको आप नोट कीजिए, और उसको आप नोट कीजिए, उसको पढ़िए घर जाके, रिवीजन कीजिए उसका, और कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स लीजिए टीचर से, यानी कि टीचर जो आपको पढ़ा रहा है उससे आप उसके नोट्स लीजिए, उस टॉपिक के जो भी उसने पढ़ाया है उससे वो उसको आप नोट्स देंगे वो आपको, और उनसे आप पढ़िए घर जाके, उनको समझिए कि सब टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर, और सब्जेक्ट का जो मैटर है, पूरा सब्जेक्ट का जो मैटर है ओवरऑल उसको समझिए और उसको बेटर कीजिए। मतलब आप कॉलेज में तो आप पढ़ने जा ही रहे हैं, कॉलेज में आप पढ़ के आ रहे हैं, टीचर को पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, तो उसे घर आके आप एक बार खुद से पढ़िए कि टीचर ने पढ़ाया क्या। तब आपको समझ में आएगा कि हाँ सर ने आज ये पढ़ाया था या इन्होंने आज ये पढ़ाया था, तो आपको समझ में आएगा और आप उसमें बेटर हो पाएंगे, ठीक है। ये इसका पहला पॉइंट है। मेंटेन अ कंसिस्टेंट स्टडी रूटीन। आपको एक कंसिस्टेंट स्टडी रूटीन मेंटेन करना होगा, और एलोकेट इनफ टाइम, और आपको एक सफिशिएंट टाइम, यानी कि आपको कुछ समय, ज़्यादा से ज़्यादा समय, कुछ समय आपको एलोकेट करना होगा अपनी स्टडी के लिए, यानी कि आपको एक इनफ टाइम चाहिए जिसमें आप पढ़ाई कर सकें, टू ग्रैस्प द अंडरलाइनिंग कॉन्सेप्ट। जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप अंडरलाइनिंग कर सकें, यानी कि उनको आप समझ सकें, उनको आप आसानी से पढ़ सकें, ईजिली पढ़ सकें, समझ सकें उनको इनफ टाइम में। उसको एलोकेट कीजिए, यानी कि हमें मैंने जो भी कॉलेज में पढ़ाया उसको घर आके 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 2.5 घंटा, 1.5 घंटा या आधे घंटे भी अगर आपने पढ़ लिया, उस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लिया, तो आपको वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में, आपके माइंड में फीड हो जाएगा, और आप उसे कभी भी नहीं भूलेंगे। और कोई भी अगर आपसे पूछेगा, टीचर आपसे पूछेगा, तो आप उसको बता देंगे कि हाँ सर ये कॉन्सेप्ट मुझे आता है, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो अपने पढ़ाई के लिए एक स्टडी रूटीन मेंटेन कीजिए, और इनफ टाइम एलोकेट कीजिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई को दीजिए, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने पढ़ाई को दीजिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या करते हैं? कोलैबोरेट विद पीयर्स एंड फॉर्म स्टडी ग्रुप्स। मतलब पीयर्स के साथ कोलैबोरेट कीजिए, और फॉर्म स्टडी ग्रुप के साथ भी आप कोलैबोरेट कीजिए, यानी कि एक स्टडी ग्रुप बनाइए अपने दोस्तों के संग या अपने टीचर्स के संग, जिसमें टीचर्स भी हों, स्टूडेंट्स भी हों अपनी क्लास के, और उनके साथ आप ग्रुप डिस्कशन कीजिए। आप कोई कॉन्सेप्ट आपको कोई टॉपिक आता है तो आप अपने किसी क्लास स्टूडेंट को समझाइए, उससे कोई कॉन्सेप्ट आता है तो वो दूसरे को समझाएगा, उस तीसरे को आता है तो वो चौथे को समझाएगा। ऐसे करके ग्रुप डिस्कशन में पढ़ाई कीजिए, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें, और
ये सबसे बेस्ट तरीका है ग्रुप डिस्कशन पढ़ाई का, कि 3-4 लोग बैठ के अपने आराम से पढ़िए, कुछ कॉन्सेप्ट आप पढ़िए, कुछ वो पढ़ रहा है, वो आपको समझा रहा है, आप वो समझा रहे हैं, इससे कि उसको भी याद हो रहा है वो और आपको भी याद हो रहा है, ठीक है, सबको याद हो रहा है। तो ये तो एक्सचेंज आइडिया, और इसमें आइडियाज़ को भी एक्सचेंज कीजिए आपस में, मतलब आपको कोई आइडिया आ रहा है तो उसको बताइए, उसको कोई आइडिया आ रहा है तो वो उसे बताएगा, वो आपको बताएगा, ठीक है। ऐसे आइडियाज़ को एक्सचेंज कीजिए और आपको सपोर्ट मिलेगा एक दूसरे का, एंड सपोर्ट ईच अदर लर्निंग, और आपको एक दूसरे का सपोर्ट मिलेगा लर्न करने में, ठीक है। ये थे 3 मेन पॉइंट। अब आगे बात कर लेते हैं, लास्ट है ये पॉइंट आपके, ठीक है। सीक असिस्टेंट फ्रॉम प्रोफेसर्स और टीचिंग असिस्टेंट, मतलब जो सीक असिस्टेंट हैं, प्रोफेसर जो हैं आपके, आपके टीचिंग असिस्टेंट हैं, व्हेन फेसिंग डिफिकल्टी विद स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट, कुछ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि टीचर्स को भी समझ में नहीं आते, टीचर्स भी उनको पहले पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद आप लोगों को समझाते हैं, उनको भी कुछ डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है कि उनको समझ में नहीं आ रहा या ये चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, तो वो कई जगह से पढ़ते हैं, बुक से पढ़ते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, है ना? और किसी से पूछते भी हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है, मुझे समझ नहीं आ रहा, समझा दो, चा है ना? तो ये सब आपके टीचिंग असिस्टेंट जो आपको टीच करते हैं, ठीक है? ये आपके जो प्रोफ़ेसर्स हैं, है ना? जैसे कि आपके एचओडीज़ हो गए, आपके टीचर्स हो गए, आपके फैकल्टी हो गए, आपके सब्जेक्ट टीचर हो गए, ठीक है? तो वो सभी डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, कोई भी अगर नया कॉन्सेप्ट उनको समझना होता है तो, ठीक है? अब अब इसी का 5वां पॉइंट है बिगिन एग्ज़ाम प्रिपरेशन। एग्ज़ाम प्रिपरेशन को शुरू कर दीजिए, मतलब एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है उसको शुरू कर दीजिए अर्ली, जल्दी से जल्दी अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन को शुरू कर दीजिए, टू अलाउ सैंपल टाइम। उस सैंपल टाइम को अलाउ करके, मतलब कुछ समय आप दीजिए, उसको आप मतलब कुछ समय कुछ समय सैंपल टाइम को आप अलाउ कीजिए फॉर रिवीजन। कुछ समय आप रिवीजन को दीजिए, मतलब कुछ समय आप रिवाइज भी कीजिए, और रेनफोर्समेंट ऑफ नॉलेज, मतलब नॉलेज नॉलेज भी लीजिए, ज़्यादा नॉलेज लीजिए, ठीक है, रिवीजन कीजिए, कुछ समय अपने पढ़ाई को दीजिए जिससे कि आप रिवीजन भी कर सकें। मतलब जैसे आपने पढ़ लिया, ठीक है, आपने घर आकर नोट्स वोट्स बना लिए, ठीक है, उन नोट्स को एक बार कुछ समय देकर पढ़िए, उनको 3-4 बार रीड कीजिए, लर्न कीजिए, जिससे कि आपको रिवाइज़ हो जाएँगे, ठीक है? रिवाइज़ हो जाएँगे और आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, इससे आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, आपके दिमाग में बहुत सारे आपके दिमाग में फ़ीड होता जाएगा, जिससे कि आपको पेपर टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात करते हैं छठे पॉइंट की, प्रायोरिटाइज़ अ गुड नाइट स्लीप। एक गुड नाइट स्लीप को प्रायोरिटाइज़ कीजिए, यानी उसको पहले प्रायोरिटी दीजिए, मतलब एक अच्छी नींद आपको मिलनी बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम से पहले। अगर आपको अच्छी नींद नहीं मिलती है, आप टेंशन में हैं, या आपको रात भर नींद नहीं आती है, आप बार-बार उठ जाते हैं, है ना? या आपको नींद नहीं आती है, अभी टेंशन में कि हमारा पेपर आ रहे हैं, हम कैसे, है ना? हमें सोने को नहीं मिलेगा, ये और वो। तो एग्ज़ाम से पहले एक आपको अच्छी नींद चाहिए, अच्छी नाइट स्लीप चाहिए, गुड नाइट स्लीप चाहिए आपको एग्ज़ाम से पहले, जिससे कि आप मेंटल अलर्ट अलर्ट रह सकें, मेंटल अलर्टनेस हो आपके अंदर, जैसे कि आप मेंटली प्रिपेयर रहें, अलर्ट रहें अपने एग्ज़ाम्स के प्रति, एंड ऑप्टिमल परफॉर्मेंस हो तो परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ कीजिए, अपनी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ कीजिए, ठीक है। 7वां पॉइंट है हैव अ न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट ऑन द डे ऑफ द एग्ज़ाम। मतलब एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का दिन है, मतलब जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उस दिन आपको न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट लेना है, ब्रेकफास्ट लेना है, जिससे जो क्या प्रोवाइड करेगा, एक नेसेसरी एनर्जी प्रोवाइड करेगा आपके अंदर, जिससे कि आप कॉन्संट्रेट कर पाएंगे एग्ज़ाम पे, कि एग्ज़ाम पे आप कॉन्संट्रेट कर पाएंगे, एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, आपका पूरा कॉन्फिडेंस आपके दिमाग आपके एग्ज़ाम पे रहेगा, कहीं और नहीं जाएगा। तो मैं एक वो एनर्जी आपको प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट, यानी कि जैसे कि आपने दूध पिया, आप दूध पीजिए सुबह, ठीक है, आप और दूध पीजिए, रोटी खाइए, पराठे खाइए, ठीक है। न्यूट्रिएंट ब्रेकफास्ट लाइए जिसमें आपको न्यूट्रिएंट्स मिले, वो आप ब्रेकफास्ट सुबह कीजिए एग्ज़ाम के दिन, एग्ज़ाम जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उस दिन, ठीक है। उससे आपको नेसेसरी एनर्जी मिलेगी, जो कि आपको कंसंट्रेशन आपका मजबूत होगा, जिससे कि आप एग्ज़ाम में कंसंट्रेट होकर अपना एग्ज़ाम दे पाएंगे और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। 8वां आखिरी पॉइंट है स्टे काल्म, फोकस एंड मैनेज टाइम इफेक्टिवली। मतलब एग्ज़ाम के दौरान जब आपका एग्ज़ाम है, आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, एग्ज़ाम देने, कॉपी आपके पास है, पेपर आपके पास, सब कुछ आपके पास है, और आपका टाइम शुरू हो रहा है,
तो अपने टाइम को मैनेज कीजिए। जैसे कि आपका पेपर 3 घंटे का होता है, तो 3 घंटे के टाइम को मैनेज कीजिए। और उसमें भी आपके 3 सेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो उन 3 सेक्शन में से आपको पहले कौन सा सेक्शन करना है, सबसे पहले आपको सेक्शन सी करना है। सेक्शन सी में आपके 5 क्वेश्चन होते हैं लॉन्ग, 7-7 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, तो उनको पहले कीजिए। उसके बाद आप सेक्शन बी कीजिए, इसमें 3 क्वेश्चन होते हैं। फिर लास्ट में आपको सेक्शन ए करना है, क्योंकि वो 7 क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर के हैं, तो वो आप आधे घंटे में कर लेंगे, ठीक है। ये सब है। तो अपने टाइम को मैनेज कीजिए इफेक्टिवली। अगर आपने टाइम को मैनेज कर लिया इफेक्टिवली, आपने अपने टाइम को मैनेज कर लिया और उसमें फोकस किया आपने अपने पेपर पे, टाइम पे फोकस किया कि टाइम मेरा चल रहा है, मुझे टाइम मेरा पेपर ख़त्म कर देना है, टाइम से पहले ख़त्म कर देना है, ठीक है। और तो अपने टाइम पे फोकस कीजिए, मैनेज कीजिए अपने एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए, कहीं और फोकस मत कीजिए, ठीक है। इफेक्टिवली फोकस रखिए अपने एग्ज़ाम के दौरान, जिससे कि आपका जो पोटेंशियल है वो मैक्सिमाइज़ हो जाएगा। अपने पोटेंशियल को मैक्सिमाइज़ कीजिए, अपने पोटेंशियल को बढ़ाइए, ठीक है। तो मैं मैक्सिमाइज़ किए तो दोस्तों, आज के लिए दोस्तों ये था आपका एक यूट्यूब प्रमोशन रूल्स एंड क्राइटेरिया, और कुछ कुछ सम पॉइंट्स कंसिडर किए हैं पढ़ाई से रिलेटेड, यानी कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है, ठीक है। और आपको पढ़ाई कैसे करनी है, ठीक है, ये हमने आज डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कैरी ओवर एग्ज़ाम्स के बारे में, सीओपी और बैक पेपर के बारे में। दोस्तों जैसे आप जानते होंगे, बैक पेपर और कैरी ओवर एग्ज़ाम का बैक पेपर कह लीजिए चाहे कैरी ओवर एग्ज़ाम कह लीजिए, दोनों बात एक ही है। कैरी ओवर एग्ज़ाम जो होते हैं वो आपके रेगुलर एग्ज़ाम्स के साथ ही होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी मान लीजिए फर्स्ट ईयर में सेकंड सेम में आपकी बैक आई है, ठीक है। सेकंड सेम में आपकी अगर सेकंड सेम में आपकी बैक आई है और आप बैक पेपर देना चाह रहे हैं, या आपने बैक पेपर का फॉर्म, आप बैक पेपर देंगे, आपने तय कर लिया, ठीक है। तो बैक पेपर तो मैंने आपको भी बताया था कुछ देर पहले इस वीडियो में कि आप अगर आपका इवन में बैक है तो आप इवन में ही उसका फॉर्म भरेंगे। ऑड में बैक है तो आप ऑड में ही आप बैक पेपर देंगे, ठीक है। ऑड में ही आप बैक पेपर देंगे आप ऑड में ही, ठीक है। तो अगर आपके सेकेंड ईयर में सेकेंड सेम में अगर आपकी बैक है, तो आप बैक का फॉर्म आप अगले साल अगले साल सेकेंड ईयर में जो फोर्थ सेमेस्टर आएगा उसमें आप एग्ज़ाम फॉर्म में जब आप सब्जेक्ट भरेंगे फोर्थ सेम के, तो उसमें आप कैरी ओवर एग्ज़ाम्स के सब्जेक्ट्स भी भरेंगे, ठीक है। वो तो उसमें आपको एग्ज़ाम देने होते हैं, ठीक है। आपको उसमें एग्ज़ाम देने होते हैं, कैरी ओवर एग्ज़ाम और बैक पेपर आपको देने होते हैं, ठीक है। तो ये था आपका कैरी ओवर एग्ज़ाम्स और बैक पेपर के बारे में डिस्कशन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन को प्रेस करके और पे क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, जिससे कि आप अपडेटेड रह सकें। और आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट। गुड नाइट। जय हिंद, जय भारत।